हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है उसमें। जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 1774 में 1773 में तो प्रावधान किया गया, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई और प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया। लॉर्ड एलिजा इम्पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड एलिजा इम्पे। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है और इस अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस न्यायालय के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1 अक्टूबर 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना। 1 अक्टूबर मतलब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया उसमें संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई स्थान था दिल्ली और प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस गवियर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोरिस गवियर थे। यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके बारे में कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की जो प्रीवी काउंसिल बनाई गई थी उसमें अपील की जा सकती थी। आगे पढ़ते हैं। जो वर्तमान का उच्च न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, पहले मुख्य न्यायाधीश है, वो हीरालाल जे कानिया जी थे। हीरालाल जे कानिया। यह संघीय न्यायालय जो लास्ट में संघीय न्यायालय बना था उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। बात करें कि हीरालाल जी कानिया तथा सब्यसाची मुखर्जी, ऐसे दो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे दो मुख्य न्यायाधीशों के नाम बताइए जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, हीरालाल जी कानिया और सब्यसाची मुखर्जी। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख, यहाँ उच्चतम लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख 124 में है। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, परंतु 2009 में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 न्यायाधीश होते हैं। योग्यता के बारे में पूछा जाए कि भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। किसी उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए या किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। लास्ट योग्यता है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, उसे भी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। आगे पढ़ते हैं नियुक्ति के संदर्भ में। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो उनका जो उल्लेख है वो 124 में 124 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से विषय परामर्श करता है। यानी जो कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति नियुक्ति के संदर्भ में पूछा जाए, नियुक्ति के संदर्भ में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे अवश्य परामर्श करते हैं। नोट में बात कही गई है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी वो कैसे की जाएगी। इस संदर्भ में जो संविधान है ना मौन है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। इसके बाद वरिष्ठतम, इसमें
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है वो देखो। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, जिनकी एज ज़्यादा होती है, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की ये परंपरा है बस। और इस परंपरा को 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया। एक तो 1973 में अजीत नाथ रे जी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और 1977 में हामिदुल्ला बेग, इन दोनों पर ये कंडीशन लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। शपथ। शपथ का उल्लेख भी 124 में है। किस प्रकार है वो देखते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार इन्हें राष्ट्रपति अथवा इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, यानी या तो इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होगा उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। समझ में आई। मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, जो अन्य न्यायाधीश बचे उन्हें मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और जो न्यायाधीश शपथ लेते हैं वो न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। वेतन के बारे में पढ़ते हैं कि सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है, जो भारित होता है। यानी जो न्यायाधीश है उनको भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है, जो कि भारित होता है। पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे पढ़ते हैं। नोट क्या दे रखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं ले सकते तथा न ही किसी न्यायालय में वकील के रूप में सेवाएं दे सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की गई है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है वह किसी भी सरकार यानी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकते और न ही वकील के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम 3 अनुच्छेद एक साथ याद करेंगे। 126, 127, 128। 126 में लिखा हुआ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 में लिखा हुआ तदर्थ न्यायाधीश, और 128 में लिखा हुआ सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। यानी ये अन्य न्यायाधीश के बारे में 3 अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। यानी 126 अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में किसी को भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 127 की बात करूं, तदर्थ न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। मैंने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए ऐसा देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय में अगर 1+30 का गणपूर्ति, अगर 1+30 की गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के साथ परामर्श करता है। और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय में राज्य सरकार में जो उच्च न्यायालय होता है उसमें जो न्यायाधीश होता है वो न्यायाधीश अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं तो उनको वो न्यायाधीश बना देते हैं। यही न्यायाधीश क्या कहलाते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। इसमें क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करते, वही बात है। और सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों जिनकी पहले सेवानिवृत्ति हो चुकी है उन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं, उन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।